नमस्कार साथियों, मैं प्रेम वर्मा आपके लिए नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ टिप्स और बहुत सारा कंटेंट लेकर आने वाला हूं और जिसकी शुरुआत हम करेंगे मैथमेटिक्स से और उसके पहले टॉपिक संख्या एवं संख्या पद्धति से। तो मैंने कुछ टॉपिक्स आज ले लिए हैं, तो शुरुआत हम करते हैं अंक से और फिर धीरे धीरे हम संख्या पर जाएंगे और सीखेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं। तो पहले हम जानेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में और फिर उस पर रिलेटेड हम सवाल हल करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस भी आपको देंगे। तो इस तरीके से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको लगातार इस चैनल पर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कंटेंट्स मिलते रहेंगे, जिन्हें आप अपने छात्रों से शेयर कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप खुद भी इन वीडियोज़ की मदद से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अंक से। अंक 0 से लेकर 9 तक होता है, जो कि हमारी संख्या पद्धति में यूज होते हैं। जितने भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं सभी में 0 से 9 तक संख्याएं होती हैं, तो ये सभी को पता है। और अंक के बाद आती है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। तो ये वो संख्या होती है जिनको हम गिनने के लिए यूज करते हैं। जैसे हम काउंटिंग में हमारे पास बहुत सारी नंबर्स रखे हुए, जैसे हम लाइन में खड़े होते हैं, सबसे पहले गिनना शुरू करते हैं, बताइए आज कितने बच्चे आए हैं। तो हम अटेंडेंस लेते हैं, वहाँ पे हम काउंटिंग शुरू करते हैं। तो काउंटिंग हमारी शुरू होती है 1 से। हमारे सामने बहुत सारे फल रखे हुए हैं, हम अगर फलों को गिनना चाहते हैं तो हम शुरुआत करेंगे 1 से। तो बहुत सारी हम काउंटिंग करते हैं जिसकी शुरुआत हम 1 से करते हैं। तो जितनी भी काउंटिंग के लिए हम नंबर्स को यूज करते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है, प्राकृत संख्याएं कही जाती हैं या प्राकृतिक संख्याएं कही जाती हैं। आप इनसे कंफ्यूज मत होइएगा। इनकी शुरुआत 1 से होती है और 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक जाते हैं। और इसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या, और ये पूर्ण संख्या में 0 भी जुड़ जाता है। मतलब इसकी शुरुआत करते हैं हम 0 से। अब आप सवाल उठाएंगे कि ये 0 से स्टार्ट क्यों किया, 0 क्या है, 0 इज नथिंग। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि पूर्ण संख्या में हम 0 से शुरुआत क्यों करते हैं। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको देना चाहूंगा। मेरे सामने एक मार्कर है और इस मार्कर की मुझे लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैं एक स्केल लूंगा और उस स्केल में मैं देखूंगा कि 0 से स्टार्ट करते हुए मैं 1 सेंटीमीटर पर आया, 2 पर आया, 3 पर आया। इस तरीके से मैंने उसे काउंट कर लिया। मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर का है, तो हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। तो इस तरीके से कोई भी चीज़, जैसे हमें यहाँ से लेकर कोई एक स्थान तक जाना है तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। जब हम चीज़ों की काउंटिंग करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब लंबाई नापते हैं या किसी चीज़ को हम नापते हैं, तौलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जिनको हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए हम वहाँ पर 0 का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से हमारी पूर्ण संख्याओं का महत्व शुरू होता है। तो पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। तो हम लोगों ने 2 संख्याएं पढ़ ली, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स उन्हें कहते हैं जो 1 से शुरू होती हैं और जिनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं, जिन्हें हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। और पूर्ण संख्याओं को हम यूज करते हैं किसी भी चीज के माप करने में। जैसे हमें कोई लिक्विड नापना है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, कोई लंबाई नापनी है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, हमें टेम्परेचर नापना है तो 0 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें पूर्ण संख्याओं की जो है जरूरत पड़ती है। फिर हमें नेक्स्ट नंबर पर आते हैं सम संख्या और विषम संख्या। जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 0 से लेकर, चाहे 0 से स्टार्ट करें चाहे हम यहाँ पर प्राकृत संख्या से स्टार्ट करें, हम जब गिनती पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जितनी भी संख्याएं 2 से विभाजित होती आती हैं, यानी पेयर में होती हैं, यानी जोड़ों में होती हैं। तो 2 के जोड़े में जो बनती हैं, तो 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से हम जितने भी आगे बढ़ते आते हैं। तो जितनी भी, इसको हम समझने का एक और आपको तरीका बताते हैं। जैसे मेरे हाथ में इस समय 2 मार्कर हैं, हम इन्हें पेयर बना सकते हैं, इसलिए ये सम है। देखिए मेरे पास कुछ और मार्कर्स हैं, मैं इन सबको मार्कर्स को आपके सामने काउंटिंग के लिए रखता हूँ। देखिए हमारे हाथ में इतने मार्कर्स हैं। अगर मैं 2 के पेयर बनाता हूँ, 2 2 4 और 2 6, और हमारे पास एक एक्स्ट्रा मार्कर है, इसका मतलब ये है कि ये पेयर में नहीं आ सकते। अगर हमें बिल्कुल इन 7 मार्कर को हमें 2 लोगों में बांटना हो, तो अगर हम 3 को बांटेंगे तो 1 बच जाएगा। इसका मतलब ये सम संख्या नहीं है। सम संख्या वो होती है जिसको हम
अगर एक मार्कर हमारे पास एक और आ गया तो इस तरीके से अब हमारे पास 8 मार्कर हैं। तो इन 8 मार्कर्स में हम 4-4 मार्कर के पेयर बना सकते हैं। अब 2-2 के पेयर बनेंगे, 2-2 के पेयर बनेंगे, 2-2 के पेयर बनेंगे। अब देखिए हमारे पास अगर 2 लोगों को हमें देना है यानी 2 से डिवाइड करना है तो ये संख्या 8 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। और अगर एक कम कर देते हैं 7 नहीं होगी, 2 कम कर देते हैं तो फिर हो जाएगी, 3 कम कर देते हैं तो हमारे पास बचेंगे 5, जो कि फिर हमारे सामने वही प्रॉब्लम आने वाली है कि सारे पेयर में नहीं बटेंगे। और फिर इसी तरीके से एक और कम करेंगे तो हमारे पास फिर पेयर बन जाएंगे। तो सम संख्या पहचान करने का सिर्फ एक ही तरीका है और बड़ा अच्छा तरीका है कि लास्ट के डिजिट में अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है तो वो सम संख्या है। और सम संख्या और विषम संख्या अल्टरनेट आती है, एक सम आती है फिर एक विषम आती है, फिर एक सम आती है फिर एक विषम आती है, फिर एक सम आती है, और इस तरीके से हर एक सम के बाद एक विषम आती है और हर एक विषम के बाद एक सम आती है। तो हम आगे आते हैं यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर को हम भाज्य संख्याएं भी कह सकते हैं। अब ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 1 और खुद के अलावा किसी भी अन्य संख्या से कट जाती हैं, यानी वो कुछ अन्य संख्याओं की कंपोजिट होती हैं। यानी कि उन नंबर्स को पाने के लिए हम कुछ और नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर हमें मिल जाएगा। तो ये भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याओं का हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसको हम यूनिक कैटेगरी में रखते हैं, इसको हम भाज्य और अभाज्य में नहीं बांट सकते क्योंकि 1 से ही डिवाइड होता है, लेकिन 1 अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है। तो फिर 2 पर आते हैं। तो 2 क्या है? 2 सिर्फ 1 से कटेगा, 1 2 जा 2 या 1 दूना 2 और 2 एकम 2, यानी सिर्फ खुद से और 1 से कट रहा है, इसलिए 2 एक अभाज्य संख्या है। अक्सर बच्चे सम संख्या और अभाज्य संख्या में कंफ्यूजन होकर के 2 को भाज्य संख्या बता देते हैं, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य नंबर से कटे। कम से कम एक नंबर कोई हो जिससे वो कटे या उससे विभाजित हो या उससे भाग हो जाए। तो अभी हम यहां देख रहे हैं कि 2 सिर्फ 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, इसका मतलब ये 2 अभाज्य संख्या है, ये किसी भी अन्य नंबर से नहीं कट रहा है। चलिए 3 पे आते हैं। 3 भी खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, यानी कि ये भी एक अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। यानी प्राइम नंबर है, हम अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। फिर उसके बाद 4 पे आते हैं। ये हमारी पहली भाज्य संख्या है। 4 हमारी पहली भाज्य संख्या है। तो क्यों है? क्योंकि 2 दूना 4, 2 2 जा 4, इसका मतलब 2 दूना 4। ये 1 से तो कट ही रहा है, 4 से तो कट ही रहा है, लेकिन साथ में एक और नंबर ऐड हो गया 2, यानी ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये एक भाज्य संख्या है, ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट इसलिए है क्योंकि 2 गुणे 2 बराबर 4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है क्योंकि ये सिर्फ 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 6 की बात करते हैं तो 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, इसलिए 6 एक भाज्य संख्या है। तो ये आपके लिए टास्क है कि आप पता करिए कि 1 से लेकर 50 तक कौन कौन सी संख्याएं भाज्य हैं, कौन कौन सी अभाज्य हैं। कई बार ये सवाल आए हैं कि गिनती करके बताइए कि दिस नंबर से लेकर दैट नंबर तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन सी संख्याएं भाज्य हैं और कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। और इसका पता लगाने के लिए अभी इस सेशन के बाद अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी अभाज्य। इसके लिए हमें विभाजिता का नियम पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ नियम है, अलग अलग नियम है, और आपको बहुत जल्दी से बता देंगे और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम उसके लिए वेट करेंगे अगले सेशन का। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली संख्या है अभाज्य संख्या। तो हमने अभाज्य यानी प्राइम नंबर को भी यौगिक के साथ ही पढ़ लिया। आगे पढ़ते हैं सह अभाज्य संख्या। अक्सर ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग विषय होता है कि भाई ये सह अभाज्य क्या होता है। जैसे बच्चों ने अभाज्य संख्या तो पढ़ लिया कि 9 भाज्य है और 7 अभाज्य है, लेकिन जब ये दोनों पेयर में होते हैं
मान लीजिए हम दो भाज्य संख्याओं के पेयरिंग करते हैं, मतलब जब दो भाज्य संख्याएं एक साथ हो जाती है, मतलब इससे कोई मतलब नहीं कि वो भाज्य हैं या अभाज्य हैं। देखिए 15 भी भाज्य हैं और 4 भी भाज्य हैं, लेकिन 15 और 4 जब दोनों एक साथ आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे से, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी कोई भी हमारे पास एक भी ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। इसलिए ये दोनों को प्राइम नंबर है, यानी सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या आती है ऐसे दो संख्याओं के समूह या ऐसे संख्याओं के समूह जो आपस में विभाजित नहीं होते या उनमें आपस में कोई भी संख्याएं एक दूसरे से विभाजित नहीं होती, एक दूसरे से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये होती हैं सहभाज्य संख्याएं। तो होप आपको सहभाज्य संख्याएं समझ में आ गई होंगी। कुछ हम और एग्जांपल ले लेते हैं सहभाज्य संख्याओं के। जैसे हमारे पास है 5 और 9, ये क्या है, सहअभाज्य संख्या का एक उदाहरण है। इसी तरीके से हमने ले लिया 10 और 11, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर्स के पेयर बन सकते हैं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी अगर हम उन्हें टुकड़े करें, उनके गुणनखंड करें तो कुछ भी कॉमन नहीं होता दोनों में, तो वो दोनों सहभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। आगे पढ़ते हैं पूर्णांक। पूर्णांक बहुत ही जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि पूर्णांक में हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं, हम पूर्णांक में माइनस की बात करते हैं। अब हमने सबसे पहले प्राकृत पढ़ा जिसकी शुरुआत होती है 1 से, यानी हम जब गिनती स्टार्ट करते हैं तो 1 से करते हैं। पूर्ण संख्या हमने पढ़ा जब हम उसकी शुरुआत करते हैं 0 से, और अब हम पूर्णांक की बात करेंगे जब हम उसे माइनस में लेकर चले जाएंगे। अब हमारे सामने समस्या ये है कि ये एक नंबर लिखा हुआ -5, -5 से छोटा या बड़ा, -5 और -4। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि -5 और -4 में छोटा है -5 और बड़ा है -4। हम जितना ही राइट की ओर बढ़ते हैं नंबर्स बढ़ते जाते हैं, हर बार हमारे नंबर्स क्रमागत रूप से 1 बढ़ते हैं, यानी -5 में हम अगर 1 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, और फिर -4 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, और -3 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, और -2 में हम 1 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, और -1 में जब 1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 0 इन सब से बड़ा है, यानी 0 इन सब से बड़ा है। हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने आती हैं, और इसीलिए उन सारे कंफ्यूजन्स को हम इन वीडियोस में दूर करना चाहते हैं। तो बच्चों से जब मैंने पूछा था अपने क्लास में कि बताइए 0 बड़ा है कि -5, तो बच्चे सभी बता रहे थे कि -5, लेकिन हमारा 0 बड़ा है। अब इसे एक एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास 2 भाई हैं, एक भाई बैंक से लोन लिया हुआ है 10,000 रुपए का, और एक भाई के पास कोई लोन नहीं है और ना ही उसके पास कोई पैसा है, और एक तीसरा भाई भी है जिसके 10,000 रुपए बैंक में जमा है। तो इन तीनों को हम अगर काउंट करें तो जिसने ना कोई उधार लिया है या उसने कोई डिपॉजिट किया है वो है 0। जिसने बैंक से उधार लिया है यानी कि उसे अभी 10,000 रुपए का डेब्ट अदा करना है, वो है -10,000, और जिसके पास पहले से जमा हुआ है 10,000 रुपया उसके अकाउंट में, वो है +10,000। आप लोग इतना समझिए कि एक डिफिसिट होती है कोई चीज, मतलब आपको मान लीजिए कि एक आपके पास एक गड्ढा है, एक जमीन है और उसमें एक गड्ढा है, तो उस गड्ढे और एक गड्ढा है और एक ऊंचा सा टीला है, तो जितना आप जमीन से नीचे जाते हैं उतना आप नेगेटिव होते जाते हैं, और जितना ही जमीन से ऊपर होते जाते हैं उतने ही आप पॉजिटिव होते जाते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव की बात बस इतनी है कि नेगेटिव होता है डेफिसिट, यानी कि जितना आप 0 से भी कम होते चले जाएंगे उतना आपका डेफिसिट होता जाएगा, है ना, और उतना ही आप 0 से नीचे होते चले जाएंगे, और उतना ही आपको प्लस में आने के लिए उतने ही नंबर्स को जोड़ना पड़ेगा। तो ये 0, और हम दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हम अगर फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हुए हैं, अगर हम इसको 0 मान लेते हैं तो हम ग्राउंड फ्लोर पे जितना जाएंगे नीचे जितनी सीढ़ियों से उतना हम माइनस हो जाएंगे, और जितना ही सेकंड फ्लोर पे जाएंगे जितनी सीढ़ियों से वो हम प्लस हो जाएंगे।
तो ये प्लस और माइनस का खेल आपको बाद में समझ में आएगा जब इससे रिलेटेड आप सवाल करेंगे। और फिर उसके बाद तो फिर हमने यहाँ पर इंटीजर्स पढ़ा, पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं, और इंटीजर्स दो तरीके के होते हैं, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। तो जो ऋण पूर्णांक होते हैं वो माइनस होते हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, -1, -2, -3 इस तरीके से, और धन पूर्णांक वो होते हैं जो धनात्मक होते हैं। जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं, ये सभी पूर्णांक होती हैं, ये सभी पूर्णांक होती हैं, और जो धनात्मक वो धनात्मक पूर्णांक होती हैं, और ये जब ऋण में चला जाता है तो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल और बन जाता है कि क्या सारी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती हैं? यस। क्या सारे पूर्णांक प्राकृत संख्याएं होती हैं? नहीं। क्या सारे पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं? नहीं। तो इस तरीके से हमें इन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और इसके बाद सबसे लास्ट आज के सेशन का परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स, जिनको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये p/q क्या होता है? अंश और हर, जो आप अपनी भिन्न संख्याओं में पढ़ते हैं। तो जितनी भी भिन्न संख्याओं में लिखी जा सकती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सिचुएशन है, ये q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को जीरो से भाग देने पर उसका उत्तर अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, यही एक कंडीशन है। बाकी जितनी भी संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर है 15, तो 15 को p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बटे 1 कर दीजिए, p/q के फॉर्म में हो गया। तो ऐसे ही डेसिमल्स को भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कई ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम रूट्स के अंदर माइनस अगर लगा हो तो वहां पर नहीं होता है, तो उनको हम बात नहीं करेंगे। लेकिन परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनके हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम 2-3 चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो विभाज्यता का नियम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद गुणनखंड पढ़ने वाले हैं, उसके बाद इसी चैप्टर में हम स्थानीय मान पढ़ने वाले हैं, और लासा और मासा पढ़ने वाले हैं। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का।